शुरू करेंगे हम बिल्कुल पत्थर के ज़माने से। हम जानते हैं कि हज़ारों साल पहले जब इंसान जंगलों में, झोंपड़ियों में या मिट्टी के छोटे छोटे घर बना के रहा करते थे, तब उनके पास पैसा नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। तब इंसान सिर्फ हंटिंग करता था, खेत उगाता था और चीज़ों के तबादले के लिए बार्टर सिस्टम का यूज़ किया जाता था। बार्टर सिस्टम मतलब किसी एक चीज़ के बदले में वो सामने वाले शख्स से कोई दूसरी चीज ले लेता था। जैसा कि इस मिसाल में हम देख सकते हैं कि एक शख्स जो बीफ का काम करता है वो अपना बीफ देकर किसी मछली वाले से उसकी मछलियां ले लेता है जिनकी उसको जरूरत होती है। लेकिन इस बार्टर सिस्टम में हमेशा एक प्रॉब्लम रहा। इसी एग्जांपल को देख लें, बीफ वाले शख्स को मछलियां चाहिए थी और मछली वाले शख्स को बीफ चाहिए था, इसीलिए इन दोनों के दरमियान ये अदला बदली हो सकी, जिसको हम ट्रेड बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता कि बीफ वाले को तो मछलियों की जरूरत होती लेकिन मछली वाले को उसका बीफ नहीं चाहिए, तो क्या होगा? इस बार कह लेते हैं कि मछली वाले को अपना घर रिपेयर करने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत है और वो बीफ वाले की बजाय एक लकड़ी वाले के पास जाता है और उसको कहता है कि मेरा मछलियों का काम है, आप मुझसे कुछ मछलियां ले लो और मुझे उनके बदले में लकड़ियां दे दो। लेकिन अब अगर इस लकड़ी वाले को इसकी मछलियों में कोई इंटरेस्ट ना हुआ तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये ट्रेड नहीं हो पाएगी। हो सकता है इस लकड़ी वाले को नए कपड़ों की जरूरत हो और वो कोई ऐसा शख्स ढूंढ रहा हो जो कपड़े का काम करता हो और साथ ही साथ उसको इसकी लकड़ियों की भी जरूरत हो। तो अब इस बार्टर सिस्टम में ये सब कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा था। इंटेंस जरूरत फील कर रहा था इंसान उन छोटी छोटी सोसाइटीज में कि ऐसी कोई चीज बनाई जाए जिसकी जरूरत हर किसी को हो, और अगर जरूरत ना भी हो तो कम से कम हर कोई शख्स उसको वैल्यू देता हो और अपनी चीजों के बदले में उस खास चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। ये इशू हमारी ह्यूमन रेस के लिए एक मेजर चैलेंज बन चुका था कि ऐसी कौन सी चीज को एज अ करेंसी यूज किया जाए जिसके साथ ये सब मसले ना जुड़े हों। पहला ये कि उसको स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, दूसरा ये कि उसकी अपनी भी कोई वैल्यू हो, कोई प्रीशियस चीज हो, तीसरा ये कि इतनी इजीली अवेलेबल ना हो वो चीज किसी को भी, और चौथा ये कि सिर्फ एक हिस्से के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उसकी कदर करते हो और उसको अपनी चीजों के बदले ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाए। इंसान का ये प्रॉब्लम सोल्व किया एक मेटल ने। जी हाँ, एक मेटल जिसकी आज के दिन तक हम कदर करते हैं, गोल्ड। गोल्ड इंसान को हजारों साल पहले से ही फैसिनेट करता आ रहा है। इसकी चमक और इसकी खूबसूरती हम सब जानते हैं, इंसान को इसका दीवाना बना देती है। ना ये खराब होता है, ना इतना इजीली अवेलेबल है हर जगह पे, और तो और किसी स्पेसिफिक इलाके में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर इंसान सदियों से इसकी कदर करता आ रहा है। तो हमारा ये एक कॉमन करेंसी वाला मसला गोल्ड ने सॉल्व कर दिया। इसको आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के तकरीबन सभी हिस्सों में एज अ करेंसी यूज किया जाने लगा, और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, इसके साथ साथ चांदी और बाकी कीमती मेटल्स को भी एज अ करेंसी यूज किया जाने लगा। लेकिन गोल्ड अपनी वैल्यू के लिहाज से हमेशा नंबर 1 पर रहा है और आज तक सभी मेटल्स का किंग बोला जाता है इसे। मुख्तलिफ एरियाज में गोल्ड और सिल्वर के क्वाइंस बनाए जाने लगे और हर इंसान ने अब अपनी चीजों की वैल्यू किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करने की बजाय गोल्ड के साथ कंपेयर करना शुरू कर दी। जैसे कि अगर कोई अपना घर बेचना चाहता है तो वो इसकी कीमत दूसरी किसी भी चीज के बजाय गोल्ड में लगाने लगा कि मेरे इस घर की कीमत इतनी गोल्ड की ईंटें हैं। इसी तरह अगर किसी को अपना कोई जानवर या कोई भी चीज बेचनी होती थी तो इसकी कीमत वो गोल्ड या चांदी के सिक्कों में बताने लगा। अब टाइम में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एंशिएंट चाइना में। चाइना में साल 600 एडी से 900 एडी तक एक हुकूमत रही जिसको हम टैंग डिनेस्टी के नाम से जानते हैं। इन अराउंड 300 सालों में इस डिनेस्टी के कई वारिस इस हुकूमत पर राज करते रहे। ये एक बड़ी शानदार हुकूमत थी जिसने अपने आम लोगों का बहुत ख्याल रखा हुआ था, और इस किंगडम ने भी अपना जो हुकूमती खजाना था दुनिया की बाकी किंगडम्स की तरह गोल्ड, सिल्वर और हीरे जवाहरात की सूरत में इकट्ठा किया हुआ था। अब यहाँ पर एक दफा हुआ कुछ यूं कि महल में बादशाह के पास एक लोहार आता है और कुछ हिसाब किताब करने के बाद बताता है कि शाही महल से मुझे इतना मुआवजा चाहिए। दरअसल इस लोहार ने महल के कुछ काम किए होते हैं और अब उन सबको कंप्लीट करने के बाद अपनी जो पेमेंट है उसको लेने के लिए दरबार हाजिर हुआ है, जो ऑब्वियसली गोल्ड के सिक्कों या ईंटों की सूरत में होगी जितना उसने काम किया होगा उसके मुताबिक।
बादशाह एक नेक आदमी है और फौरन उसको उसका मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस लोहार के साथ एक प्रॉब्लम है। वो सोचता है कि ये मेरी महीनों की कमाई है और मुझे इसको लेकर अपने गांव वापस जाना है। रास्ते में लूटे जाने का खतरा भी है और अगर ऐसा कुछ नहीं भी होता तो मेरा घर काफी छोटा है, वहां इन सिक्कों को संभाल कर रखना भी खतरे से हाली नहीं है। अब ये बात बादशाह को बताने पर बादशाह उसको एक आसान सोल्यूशन देता है। वो कहता है कि अगर इस सब को तुम अपने साथ ले जाना अभी सेफ फील नहीं कर रहे तो मैं तुम्हें एक रसीद बना देता हूँ जिस पर लिखा होगा कि इस शख्स ने शाही महल से इतना मुआवजा लेना है। मैं उस रसीद पर अपनी शाही स्टैंप भी लगा दूंगा ताकि अगर कल को मैं नहीं भी रहता तो तुम शाही महल से जब मर्जी आकर ये रसीद दिखाओ और इस पर लिखा हुआ अपना मुआवजा हासिल कर लो। तब तक तुम्हारे ये सिक्के, ये ईंटें, जो भी है, ये हमारे शाही खजाने में तुम्हारी इमानत की तरह सेफ पड़ी रहेंगी। अब जैसा कि पहले बताया कि शाही महल पर यहाँ की आवाम का बहुत ज्यादा भरोसा है। वो लोहार इस बात पर एग्री करता है और अपनी रसीद लेकर अपने गांव वापस चला जाता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद गांव में एक शख्स अपना घर बेच रहा होता है। इस लोहार को वो घर पसंद है और खरीदना चाहता है, लेकिन इस घर को खरीदने के लिए इसको वो रसीद लेकर पहले महल जाना होगा, फिर अपनी रकम लेकर वापस आना होगा और पेमेंट करनी होगी घर की। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि इस घर का मालिक इसको जल्दी से बेचकर शहर जाना चाहता है और वो इतना वेट नहीं कर सकता। अब लोहार को ये डर है कि डेफिनेटली मैं जाऊंगा, वापस आऊंगा तो 2-4 दिन लग जाएंगे, इतने में ये मालिक अपना घर किसी और को ना बेच दे। वो मालिक मकान के पास आता है और उसको एक ऑफर देता है। वो उसको अपनी शाही रसीद दिखाता है और बोलता है कि रसीद पर जितना मुआवजा लिखा हुआ है ये मैंने बादशाह के महल से लेना है और ये मुआवजा तुम्हारे घर की कीमत के लिए काफ़ी होगा, तुम देख सकते हो। इस पर शाही स्टैंप भी मौजूद है। तुम चाहो तो पेमेंट की जगह मुझसे ये रसीद ले लो और शहर तो जा ही रहे हो, महल से ये रसीद देकर अपना मुआवजा ले लेना। अब क्योंकि अवाम का अपनी सल्तनत पर और शाही दरबार पर पूरा भरोसा होता है, वो शख्स इस रसीद को देखता है, चेक करता है कि स्टैंप वगैरह असली है। तसल्ली करने के बाद वो घर बेच देता है और शहर आकर रसीद दे के महल से अपना मुआवजा भी ले लेता है। अब शाही महल ने सिर्फ इस लोहार को नहीं बल्कि कुछ और लोगों को भी ये रसीदें दे रखी होती हैं कि तुम जब चाहो महल में आके रसीद दिखा के जो भी मुआवजा ऊपर लिखा होगा ले लेना, वो हमारे पास सेफ पर है। अब उनमें से कई ऐसे लोग थे जो रसीद लेकर तो गए लेकिन वापस वही रसीद कोई और लेकर आता था मुआवजा लेने के लिए। महल ये समझ गया कि लोग हम पर इतना भरोसा करते हैं कि आपस में ही वो रसीदें एक दूसरे को दे के चीज़ों का लेन देन कर लेते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए दरबार ने एक फैसिलिटी रख दी कि जिस शख्स ने भी अपने किसी काम का कोई मुआवजा हमसे लेना हो ना, तो वो चाहे तो उसको सोने चांदी की सूरत में ले जाए और अगर ऐसे लेके जाना सेफ फील नहीं समझता तो हमसे एक पक्की रसीद ले जाए जो वो कभी भी दरबार में वापस ला कर उस पर लिखी हुई रकम हमसे ले सकता है। तब तक वो हमारे पास खजाने में इमानत के तौर पे पड़े हैं आपके। अब हुकूमती निज़ाम अच्छा और दरबार पर लोगों का भरोसा होने की वजह से ज़्यादातर लोग दरबार से अपने मुआवजे की बजाय ये रसीदें ही ले लेते थे और फिर इन्हीं रसीदों को आपस में एक दूसरे के साथ बदल कर उस रसीद पर लिखी रकम के मुताबिक कोई चीज़ खरीद लेते या बेच देते। इन लोगों में से जब भी कोई चाहता अपनी रसीद लेके शाही दरबार आता और उसके बदले वो सिक्के या सोना दरबार से ले लेता, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था और ज़्यादातर लोगों ने इन्हीं रसीदों को ही आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। समझो ज़रा, यहाँ पे बात यहाँ तक बढ़ गई कि लोगों ने बादशाह से ये डिमांड करना शुरू कर दी कि अगर किसी शख्स का मुआवजा कह लो कि 500 सोने के सिक्के बनते हैं तो वो 500 की एक रसीद बनवाने की बजाय 100 सिक्कों की 5 रसीदें बनवा लेता या 50 सिक्कों की 10 रसीदें बनवा लेता, ताकि अगर उसको कभी कोई 400 सिक्कों की मालियत के बराबर कोई चीज़ खरीदनी हो तो उसको पूरी 500 वाली रसीद ना देनी पड़े, वो 100 वाली 4 रसीदें दे दे और फिर उसके पास 100 वाली एक रसीद बच जाएगी कोई और चीज़ लेने के लिए। लेकिन इस मामले में दरबार की तरफ से इस बात का खास ख्याल रखा जाता था कि हम उतनी ही रसीदें प्रिंट करें जितना ख़जाना हमारे पास वॉल्ट्स में पड़ा हुआ है। ये ना हो कि हम अपने ख़जाने से ज़्यादा रसीदें प्रिंट करके अवाम के भरोसे का गलत फ़ायदा उठा लें और अगर कभी सारी अवाम अपनी सारी रसीदें लेकर हमारे पास आ जाए तो उन रसीदों के बदले हमारे पास खजाना ही ना हो पूरा उनको देने के लिए। इस बात का बड़ा खास ख्याल रखा जाता था कि उतने ही नोट छापे जितना हमारे पास खजाना पड़ा हुआ है। अब ये साथ ही साथ प्राइवेट बैंक्स की भी एंट्री होना शुरू हो गई मार्केट में। अब प्राइवेट बैंक क्या होता है?
दरअसल एक तो हुकूमत का अपना शाही बैंक होता है ना, जिसको आज के ज़माने में सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं किसी कंट्री का। इसी तरह उन हुकूमतों में उस शाही बैंक से इजाज़त लेने के बाद कुछ आम लोग भी अपने प्राइवेट बैंक्स खोलने लगे, लेकिन उस प्राइवेट बैंक को नोट छापने की इजाज़त नहीं होती थी। कोई भी नोट छापना सिर्फ हुकूमती बैंक का काम होता है, अपने पास पड़े खजाने के मुताबिक। इसीलिए पहली बात तो ये कि प्राइवेट बैंक खोलने के लिए पहले आपके पास ठीक ठाक सोना चांदी होना चाहिए, ताकि आप वो सोना चांदी हुकूमत को देकर उसके बदले में नोट ले सकें और उसके बाद अपने प्राइवेट बैंक से वो नोट लोगों को दें और उनसे उनका सोना चांदी लेकर अपने पास सेव करें। दरअसल चाल कुछ और थी। चाल वही थी जिस पर चलते आज के ज़माने में भी सारे प्राइवेट बैंक्स ठीक ठाक मुनाफा कमा रहे हैं। वो था लोगों को नोटों की शक्ल में लोन देना। हुकूमत से नोट लेकर ये बैंक्स वो नोट आगे ज़रूरतमंद लोगों को लोन की शक्ल में देते, ताकि वो लोग अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर सकें, और फिर वो इस दिए हुए लोन पर लोगों से इंटरेस्ट यानी कि सूद भी चार्ज करते। आज भी बैंक्स यही सब करते हैं और ये बैंकों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इस वीडियो में अभी तक हमने क्या कुछ सीखा है? पहला ये कि एक इलाके की या हुकूमत की करेंसी होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इंसान को। दूसरा ये कि बेशक एक करेंसी नोट सिर्फ कागज़ का टुकड़ा होता है, लेकिन उसके पीछे हुकूमत की गारंटी होती है कि जितने नोट हुकूमत छाप रही है, इतना सोना चांदी उस हुकूमत के खजाने में सेफ पड़ा है। तीसरा ये कि हिस्ट्री में वो कौन लोग थे जिन्होंने दुनिया के पहले हुकूमती बैंकर्स की तरह काम किया। और आखिरी चीज़ हमने ये समझी कि प्राइवेट बैंक्स कैसे काम करते हैं। वक्त के चलते चलते ये सिस्टम डेवलप होता गया और पूरी दुनिया में फैल गया। इस सिस्टम की मकबूलियत की कई सारी वजहों में से कुछ वजह ये हैं कि एक तो ये काम आसान था, जितना सोना पड़ा है उसकी वैल्यू के बराबर नोट छाप दो। दूसरा ये कि खजाना शाही दरबारों में सेफ पड़ा था और लोग भी खुश थे कि उनको अपनी दौलत का ध्यान नहीं रखना पड़ता। खजानचिए हुकूमती बैंकर्स की तरह काम करके लोगों से मजीद सोना लेकर उनको नए नोट भी छाप कर दे रहे थे, और साथ ही साथ प्राइवेट बैंक्स ने भी ओपन होना शुरू कर दिया, जो मेनली लोगों को लोन देकर कमा रहे थे। इनके इस लोन की वजह से मुल्क में बिजनेस के मौके भी पैदा हो रहे थे। गरीब आदमी लोन लेके अपना कोई ना कोई काम स्टार्ट कर लेता था। और सबसे बड़ा फायदा ये कि हुकूमत के पास जो सोने चांदी का ढेर लगा पड़ा था ना, हुकूमत बहुत समझदारी से उसको यूज करके दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ चीजों की खरीदो फरोख्त करती थी और अपने खजाने में इजाफा भी कर रही थी साथ साथ। अब इससे आगे क्या हुआ? आज ये सारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है? क्या आज हमारी हुकूमत जो नोट छापती है, उन नोटों की मालियत के बराबर उसके पास पीछे कोई सोना चांदी या कोई कीमती चीज पड़ी भी है? डॉलर क्या है और आज ये दुनिया की बाकी सभी करेंसीज के ऊपर राज कैसे कर रहा है? IMF, वर्ल्ड बैंक और UNO जैसे इदारे आज कैसे चला रहे हैं इस प्लेनेट अर्थ का ये सारा मॉनेटरी सिस्टम? इसके आगे की स्टोरी को हम बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से कंटिन्यू करेंगे। के चलते दुनिया के सभी दूर दराज इलाकों में जो हुकूमत भी काम कर रही थी, हर किसी ने इसी तरह अपने पास पड़े खजाने के मुताबिक नोट छापना शुरू कर दिए और साथ ही साथ बैंकिंग का सिस्टम भी शुरू कर दिया। हम जानते हैं कि एक हुकूमत में सिर्फ दो तरह के बैंक्स ही काम कर रहे होते हैं। एक होता है उस हुकूमत का अपना हुकूमती बैंक, जिसको हम आज सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। ये हुकूमत के खजाने में पड़े सोने चांदी के मुताबिक नोट छापता है और लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरी तरह के बैंक्स होते हैं प्राइवेट बैंक्स, जो नोट तो नहीं छाप सकते लेकिन लोगों को लोन्स वगैरह दे सकते हैं हुकूमत के बनाए हुए नोटों की शक्ल में। किसी भी हुकूमत या मुल्क का सिस्टम ऐसे ही चलता है और सदियों से चलता ये बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी एडॉप्ट कर चुका है। 1944 तक दुनिया के सभी मुल्कों की करेंसी को बैक करता था उन मुल्कों की गवर्नमेंट की तिजोरियों में पड़ा गोल्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि नोट तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है ना, असली वैल्यू तो उस गोल्ड की है जिसको वॉल्ट्स में संभाल के रखा गया होता है। लेकिन अगर सिर्फ 1944 तक करेंसी के पीछे गोल्ड रहा, तो 1944 के बाद से लेकर आज तक क्या होता है किसी करेंसी के पीछे? कौन सी वैल्यूएबल चीज बैक करती है हमारे इन कागज के टुकड़ों को? डॉलर क्या है? आज किंग क्यों माना जाता है इसको सभी करेंसीज का? आखिर डॉलर भी तो एक करेंसी है ना, एक कागज का टुकड़ा। लेकिन क्यों दुनिया के ज्यादातर मुल्कों के पास अपने रिजर्व्स में इतना गोल्ड नहीं है जितने डॉलर्स हैं? क्यों दुनिया की ज्यादातर हुकूमतें अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड या सिल्वर में बताने की बजाय उसको डॉलर्स के साथ कंपेयर करती हैं? यहां से स्टार्ट होती है हमारी हिस्ट्री ऑफ डॉलर कि इसमें ऐसी क्या खास बात है।
4th ऑफ जुलाई 1776 अमेरिका सिविल वॉर के बाद एक आज़ाद मुल्क की तरह वजूद में आया। पहले 60 से 70 साल लगे इस मुल्क को अपने पैरों पर ठीक से खड़े होने में, लेकिन 19वीं सदी के मिड तक ये एक अच्छी डेवलपिंग इकोनॉमी बन चुका था। इसकी करेंसी को डॉलर्स का नाम दिया गया और ये करेंसी भी बाकी मुल्कों की करेंसी की तरह अमेरिका की गवर्नमेंट की तिजोरियों में पड़े सोने के हिसाब से छपती थी। अमेरिका टेक्नोलॉजी की सभी फील्ड्स में तरक्की कर रहा था और साथ ही साथ अपने अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी ओपन कर रहा था। प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से ये मुल्क 19वीं सदी के मिड से ही टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज में शुमार किया जाने लगा और साल दर साल इसकी इंडस्ट्री और इसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती रही। और हम जानते हैं कि जब किसी कंट्री की एक्सपोर्ट्स ज्यादा होती हैं तो उस कंट्री में सोना ज्यादा आता है उन चीजों के बदले, और जब सोने के रिजर्व ज्यादा होते हैं तो उस मुल्क की छापी हुई करेंसी की वैल्यू भी ज्यादा हो रही होती है। लेकिन अब मान लिया कि अमेरिका अच्छा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर होगा, बट बाकी मुल्क भी तो दुनिया में थे ना उस टाइम, वो भी तरक्की कर रहे थे। आज अमेरिका को ही क्यों सुपर पावर के नाम से बुलाया जाता है और डॉलर ही क्यों राज कर रहा है पूरी दुनिया की मार्केट्स में? ये सवाल बिल्कुल वैलिड है। दरअसल 20वीं सदी के शुरू तक अमेरिका और इसकी करेंसी डॉलर दुनिया की बाकी डेवलपिंग कंट्रीज की तरह ही एक आम करेंसी थी, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में हुई एक जंग जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जी हाँ, ये जंग थी वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 से लेकर 1918 तक 4 साल चलती रही। अब वर्ल्ड वॉर का मतलब यही समझ में आता है ना कि पूरी दुनिया के मुल्क एक दूसरे के साथ जंग की हालत में होंगे। वर्ल्ड वॉर 1 में भी ऐसे ही हो रहा था। अलग अलग कंट्रीज अपने अपने ग्रुप्स बनाकर दूसरी कंट्रीज के ग्रुप्स के साथ जंग लड़ रही थी, लेकिन अमेरिका का किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहा। ना ये किसी के हक में बोला, ना किसी के खिलाफ, और बस अपना काम करता रहा। अब कौन सा काम? हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि अमेरिका शुरू से ही एक अच्छा एक्सपोर्टर रहा है, और ऐसी सिचुएशन में जब तकरीबन दुनिया की सारी कंट्रीज एक दूसरे को खत्म करने पे तुली हुई हैं, तो सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की होगी उस वक्त? ऑब्वियसली जदीद से जदीद हथियारों की। और सोने पर सुहागा ये कि अमेरिका सिर्फ जंगी हथियारों का ही नहीं बल्कि जदीद तरीन वेपन्स और मशीनरी का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, इवन जंग शुरू होने से पहले भी। तो इस वर्ल्ड वॉर को अमेरिका की लक समझा जाए या कुछ और, अमेरिका ने ठीक ठाक पैसा कमाया इन 4 सालों में पूरी दुनिया को हथियार बेच के। आज़ादी से लेकर इन 4 सालों तक कभी भी अमेरिका की इंडस्ट्री ने इतना बूम नहीं किया था जितना इन 4 सालों में कर लिया था, और वो भी तब जब बाकी कंट्रीज में लगी जंग की वजह से उनकी इकोनॉमी उल्टा डाउन जा रही थी। 1918 में जंग खत्म होने के बाद जहां बाकी मुल्क इकोनॉमिकली बहुत कमजोर पड़ चुके थे, वहीं अमेरिका एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन के दुनिया के सामने आया। सोने के इतने रिजर्व्स इकट्ठे कर चुका था कि कई कंट्रीज के रिजर्व्स आपस में मिलाकर भी इसके बराबर नहीं बनते थे। अब वक्त गुजरता गया और दुनिया में अच्छे बुरे हालात आते रहे, लेकिन साल 1939 दुनिया को फिर से एक अजीम जंग का सामना करना पड़ा, जिसको हिटलर ने पोलैंड पर हमला करके शुरू किया। वर्ल्ड वॉर 2 जो 1945 तक 6 साल चलती रही। अब इस जंगे अजीम में भी जहां बाकी दुनिया अपने अपने ग्रुप्स बनाकर दूसरे ग्रुप्स के साथ लड़ रही थी, वहीं अमेरिका का फिर से किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, और ये जंग के शुरू से ही पूरी कोशिश करता रहा कि किसी भी कंट्री के साथ कोई वॉर शुरू ना करे और बस वेपन्स एक्सपोर्ट करता रहे सबको। लेकिन इस बार अमेरिका को मजबूरन जंग में उतरना पड़ा जब जापानीज नेवी ने पैसिफिक ओशन में अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसमें तकरीबन 1200 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। इस वाकये ने जंग में अमेरिका और जापान को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। अमेरिका से कई वार्निंग्स आने के बाद भी जापान ने जब घुटने नहीं टेके, तो अमेरिका ने सोचा कि अब हम इसको बताएंगे कि हम क्या हैं और हमसे पंगा लेना किसी कंट्री को कितना महंगा पड़ सकता है। इन सालों में अमेरिका का मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाला प्रोजेक्ट था, वो कंप्लीट हो रहा था। अमेरिका ने इस बात को अभी दुनिया से छुपा के रखा हुआ था और दबे लफ्जों में जापानीज गवर्नमेंट को यह एहसास भी दिला दिया था कि बाज आ जाओ और हार मान लो, वरना हम इतनी तबाही करेंगे कि तुम जिसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। अब जापानीज पीछे नहीं हट रहे थे, क्योंकि वो वाकई में नहीं जानते थे कि एक न्यूक्लियर वेपन होता क्या है और वो कितनी तबाही कर सकता है।
अमेरिका ने इसको अपना एक गोल्डन चांस समझा, पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि हु इज द बॉस। और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर वक्फे वक्फे से 2 बॉम्ब गिराए और बॉम्ब गिरने के चंद ही मिनटों में दोनों शहरों में एस्टीमेट्स के मुताबिक टोटल 2 लाख लोग मारे गए। अब इधर यूरोप में हिटलर अपने दुश्मनों से हार मानकर खुदकुशी कर चुका था और यहाँ अमेरिका ने इंसानी तारीख के पहले 2 एटॉमिक बॉम्ब 2 हंसते बसते शहरों पर चलाकर वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म किया और दुनिया की हिस्ट्री का पहला और अब तक का आखिरी मुल्क बन गया ऐसा कुछ करने वाला। पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी इस जंग की वजह से। ये जंग एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 से भी ज्यादा डेडलीस्ट रही थी। बड़ी बड़ी कंट्रीज के जो गोल्ड रिजर्व थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, उनकी करेंसी की वैल्यू कागज के टुकड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं रह गई थी। ऐसे में अमेरिका दुनिया के सामने आया एक सुपर पावर के रूप में। ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन चुका था। डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत तरीन करेंसी बन चुका था। फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड के रिजर्व्स मौजूद थे अपनी करेंसी डॉलर को बैक करने के लिए। दरअसल जंग के दौरान ही काफी मुल्कों को यह अंदाजा हो गया था कि उनकी इकोनॉमी का क्या हाल हो चुका है। सारे रिजर्व्स तो जंग पर लग चुके थे और करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। ऐसे में अभी जंग के दौरान ही 1944 में अमेरिका के एक स्टेट न्यू हैम्पशायर में 44 मुल्कों के हेड्स इकट्ठे हुए और अमेरिका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसको दुनिया की तारीख में ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट के नाम से याद रखा गया। इस मुआहदे में इन सभी कंट्रीज ने यूएस डॉलर को सोने की जगह पर दुनिया की रिजर्व करेंसी मान लिया और ये एग्रीमेंट किया कि आज तक इंटरनेशनल ट्रेड जहां सोने के बदले हुआ करती थी अब डॉलर के बदले हुआ करेगी। डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया और ये मान लिया गया कि सब कंट्रीज अपनी करेंसी के एक यूनिट की वैल्यू डॉलर में मेजर किया करेंगे, ना कि गोल्ड में जैसा कि पहले हुआ करता था, क्योंकि गोल्ड तो अब है ही नहीं और अमेरिका से गोल्ड तो नहीं ले सकते। चलो एटलीस्ट उसकी करेंसी ले लो जो स्ट्रॉन्ग है, उसके पीछे ठीक ठाक गोल्ड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर की क्या वैल्यू थी। डॉलर को हम डेफिनेटली जानते हैं कि बैक कर रहा है अमेरिका का गोल्ड, तो $1 को गोल्ड के साथ $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड के हिसाब से जोड़ दिया गया। जरा समझना है यहाँ पे इसे, मतलब ये कि 35 अमेरिकन डॉलर्स बराबर होंगे अमेरिका के रिजर्व में पड़े उस गोल्ड में से उसका 1 आउंस लेने के लिए। इस रेट को ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट में फिक्स कर दिया गया। साथ ही साथ अब एक आम आदमी को भी अपने पास गोल्ड रखने से मना कर दिया गया। इन कंट्रीज का आम शहरी अब अपनी करेंसी को सिर्फ डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकता था और एक कंट्री का सिर्फ सेंट्रल बैंक ही अपने मुल्क में आने वाले डॉलर्स को गोल्ड में बदल सकता था, अमेरिका की गवर्नमेंट को वो डॉलर्स वापस करके। किस रेट के ऊपर? $35 पर आउंस के ऊपर। मतलब एक गवर्नमेंट को अगर अमेरिका के रिजर्व में से 1 आउंस चाहिए ना गोल्ड का, तो वो अमेरिका को $35 देंगे, तब उससे 1 आउंस ले लेंगे। देखो इस एग्रीमेंट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसने करेंसीज को गोल्ड के स्टैंडर्ड से हटा के डॉलर के स्टैंडर्ड पे लाके खड़ा कर दिया। गौर करना है आपने यहाँ पे जरा, दुनिया में ज्यादातर करेंसीज डीवैल्यू हो चुकी हैं जंग की वजह से। इन कंट्रीज के हेड्स अमेरिका के पास आते हैं हेल्प के लिए। वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अमेरिका हमें गोल्ड की जगह पर सिर्फ अपने डॉलर्स दे दे जो वो छापता है और इन डॉलर्स को $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड के हिसाब से फिक्स कर दे। हम सभी मुल्क आइंदा आपस में जो इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे वो इन डॉलर्स को ले देकर करेंगे आपस में, जैसे कि हम पहले किया करते थे गोल्ड को ले दे के। अब क्योंकि गोल्ड तो है ही नहीं हमारे पास, तो अब हम अपने मुल्क की करेंसी को भी गोल्ड की बजाय डॉलर के स्टैंडर्ड के ऊपर देखा करेंगे कि हमारे पास डॉलर्स कितने भरे हैं। अब यहाँ पर इस पिक्चर में थोड़ा सा गौर करें जरा। आप देख सकते हैं कि सेंटर में डॉलर है जो $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड के हिसाब से फिक्स कर दिया गया अमेरिका के रिजर्व्स में पड़े उस गोल्ड के साथ, और बाकी मुल्कों की करेंसी को अब डॉलर के साथ पैक कर दिया गया। पहले करेंसीज के पीछे गोल्ड हुआ करता था, अब करेंसीज के पीछे डॉलर है, डॉलर के पीछे गोल्ड है। अब इसको ऐसे देखा जाएगा कि एक ब्रिटिश पाउंड कितने डॉलर्स के बराबर है, एक जर्मन मार्क कितने डॉलर्स के बराबर है, एक फ्रेंच फ्रैंक कितने डॉलर्स के बराबर है। पहले इन्हीं करेंसीज को इस तरह देखा जाता था कि एक पाउंड, मार्क या फ्रैंक कितने आउंस ऑफ गोल्ड के बराबर है। लेकिन अब एक और सवाल ये कि क्या चीज डिसाइड करेगी कि एक करेंसी का रेट डॉलर के साथ किस हिसाब से तय किया जाएगा।
तो इसका जवाब है कि उस मुल्क में जितने ज़्यादा डॉलर्स आएंगे उतना ही उस मुल्क की करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी और डॉलर की वैल्यू नीचे आएगी उस मुल्क में। और डॉलर कैसे आएंगे एक कंट्री में? ऑब्वियसली जब उस कंट्री की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और वो चीज़ें एक्सपोर्ट करेगी। तो हमने एग्रीमेंट में भी ये देखा है कि अब इंटरनेशनल ट्रेड भी डॉलर्स में हुआ करेगी मुल्कों के दरमियान। तो जिस मुल्क में ज़्यादा डॉलर्स आएंगे उस मुल्क में डॉलर की वैल्यू उनकी अपनी करेंसी के हिसाब से नीचे आएगी। अगर एक कंट्री में डॉलर ज़्यादा आता है और ज़्यादा आने की वजह से डॉलर की वैल्यू नीचे आती है उसकी अपनी करेंसी के हिसाब से, तो इस बार उस मुल्क के लोग अपनी करेंसी में कम पैसे देकर ज़्यादा डॉलर ले पाएंगे। गौर करो। और जब कम पैसे देकर ज़्यादा डॉलर्स लिए जाएंगे तो हम जानते हैं कि गोल्ड का रेट तो $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड के हिसाब से फिक्स है ना डॉलर के साथ। मतलब कम पैसे देकर ज़्यादा डॉलर्स, और ज़्यादा डॉलर्स का मतलब है कि हम उन्हें ज़्यादा गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट करने की इजाज़त सिर्फ एक मुल्क के सेंट्रल बैंक के पास ही थी और आम आदमी अपनी करेंसी को सिर्फ डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकता था उस रेट पर जो उस वक्त डॉलर का रेट चल रहा होता था उस कंट्री में उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस के मुताबिक। आज भी ऐसे ही होता है ना, पाकिस्तान में आज डॉलर ऊपर चला गया, आज डॉलर नीचे आ गया। वो इकोनॉमिक कंडीशंस के मुताबिक ही हमारी करेंसी का जो रेट है डॉलर के साथ वो ऊपर नीचे हो रहा होता है। और मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि अब आम आदमी अपने जो रुपीज़ हैं या जो भी वहाँ की करेंसी है उसको सिर्फ डॉलर्स में बदल सकता है, गोल्ड नहीं ले सकता जाके, जैसा 1944 से पहले था। अब इस ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट के चलते 1944 में वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इदारे बना दिए गए जिनके ऑफिसेस आज भी अमेरिका में हैं। ये इदारे आज भी पूरी दुनिया में डॉलर्स की सूरत में ज़रूरतमंद कंट्रीज़ को लोन देते हैं और इंटरेस्ट पर उनसे अपने डॉलर्स वापस भी लेते हैं। फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर II खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशंस जैसा इदारा भी बना दिया गया जिसका मकसद दुनिया में अमन कायम रखना था ताकि दोबारा इंसानों को कभी इस तरह की डेडलीस्ट जंग का सामना ना करना पड़े। अब जो व्यूअर्स इस वीडियो को अभी तक समझ पाए हैं और गौर कर रहे हैं इन बातों पर, तो उनके ज़हन में एक सवाल ये पैदा लाजमी हुआ होगा कि अमेरिका को क्या ज़रूरत थी इस एग्रीमेंट की और क्या फ़ायदा हुआ अमेरिका को इस एग्रीमेंट का दूसरी कंट्रीज़ को डॉलर्स की सूरत में लोन दे के। इसके दो जवाब हैं। पहला ये कि अमेरिका को प्रिविलेज मिल रहा था अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी को लोन्स की सूरत में दे के पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी बना देने का। इसी तरह डॉलर को सब करेंसीज का किंग माना जाने लगा और ऑब्वियसली अमेरिका लोन्स दे रहा था, ना कि चैरिटी कर रहा था। इस पैसे को अमेरिका ने सूद समेत वापस भी लेना था ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कमाई वहां से भी होनी थी। दूसरी और बड़ी वजह यह कि 1944 ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट होने से पहले डॉलर की कीमत अमेरिका में $20 पर आउंस ऑफ गोल्ड के हिसाब से फिक्स थी, लेकिन इस एग्रीमेंट में अमेरिकन गोल्ड का एक आउंस 20 से बढ़ा के 35 पर फिक्स किया गया। मतलब अमेरिका की करेंसी भी स्ट्रॉन्ग हो गई और उसके सोने की कीमत भी $15 पर आउंस के हिसाब से ऊपर चली गई। सुपर पावर कहलवाने के साथ साथ अमेरिका के लिए ये एक विन विन सिचुएशन थी। 1944 में दुनिया की रिजर्व करेंसी बनने से पहले भी डॉलर को अमेरिका में गोल्ड ही बैक करता था जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने रिजर्व्स में संभाल के रखा हुआ था। अब जरा गौर करो, इस एग्रीमेंट से 11 साल पहले ही, इवन के वर्ल्ड वॉर II के स्टार्ट होने से भी 6 साल पहले 1933 तक अमेरिका अपनी करेंसी को अपने सिटीजन्स के लिए इतना स्ट्रॉन्ग बना चुका था कि आम आदमी का अपने पास गोल्ड को स्टोर करना इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। 5 अप्रैल 1933 अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट की तरफ से एक ऑर्डर इशू किया गया कि जिसके पास भी गोल्ड पड़ा है वो सेंट्रल बैंक के पास आके अपना गोल्ड $20 पर आउंस ऑफ गोल्ड के हिसाब से डॉलर्स में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि गोल्ड को स्टोर करने का राइट अब सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। अमेरिकन को इस ऑर्डर पर कोई एतराज नहीं था क्योंकि उनको पूरा भरोसा था अपनी गवर्नमेंट और अपनी करेंसी डॉलर पर। यह बैन अमेरिका में 1974 तक रहा और इसी दौरान अभी हमने देखा है कि जंग की वजह से अमेरिका दुनिया की रिजर्व करेंसी भी बन चुका था। लेकिन अब एक मेजर क्वेश्चन पैदा हो गया
कि 1974 के बाद क्या हुआ है, गोल्ड को स्टोर करने पर से बैन हटा क्यों दिया गया अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। हम ये तो जानते हैं कि आज भी दुनिया की ज्यादातर करेंसीज अपनी वैल्यू अमेरिकन डॉलर में ही काउंट करती हैं, लेकिन क्या आज भी डॉलर को वो गोल्ड बैक कर रहा है जो अमेरिका के पास रिजर्व्स में पड़ा है? अगर डॉलर को आज भी गोल्ड ही बैक कर रहा है तो हम जानते हैं कि 1944 में रेट फिक्स किया गया था गोल्ड का $35 पर, और बैन लगा दिया गया था आम आदमी पर अमेरिका में गोल्ड स्टोर करने पे। और फिर 1944 वाले इस एग्रीमेंट के बाद बाकी कंट्रीज में भी आम आदमी पर बैन लग गया था कि वो गोल्ड को स्टोर नहीं कर सकते अपने पास। लेकिन आज गोल्ड का रेट $35 पर आउंस तो नहीं है। आज 2024 में गोल्ड का रेट $2000 पर आउंस के हिसाब से इसके अराउंड मूव कर रहा है, और अभी रिसेंटली ये $2100 पर आउंस से ऊपर भी पहुंचा हुआ था, और फ्यूचर में कुछ पता नहीं इससे भी ऊपर निकल जाए। और दूसरा ये कि आज तो किसी भी कंट्री में आम आदमी पर कोई बैन नहीं है गोल्ड स्टोर करने पे, जितना चाहो उतना अपने पास रख सकते हो। और हम आज भी अपनी करेंसी को डॉलर्स के साथ ही कंपेयर करके देखते हैं। तो अब गोल्ड की बजाय क्या चीज बैक कर रही है डॉलर को? क्या हुआ था 1974 में ऐसा कि अमेरिका की गवर्नमेंट को बैन हटाना पड़ गया था गोल्ड के ऊपर से, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हम डॉलर को किंग मानते हैं? कुछ तो होगा उसके पीछे। हम वक्त गुजरने के साथ साथ अब दुनिया में स्टेबिलिटी आ रही थी। कंट्रीज एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की रेस में लग चुकी थी। कई कंट्रीज ने इस टाइम में खुद को बहुत ज्यादा डेवलप भी किया। एक मुल्क में जब बिजनेस बढ़ता था तो उस मुल्क की इकोनॉमी भी उस मुल्क में आने वाले डॉलर्स की वजह से स्ट्रॉन्ग होती, और इसी के साथ साथ उनकी अपनी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग होती। एग्रीमेंट के मुताबिक डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया गया था, और ये सभी कंट्रीज अपने रिजर्व्स में डॉलर्स को ही संभाल कर रखती थी, जो कि हम जानते हैं कि $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड के हिसाब से फिक्स कर दिया गया था अमेरिका की वॉल्ट्स में पड़े गोल्ड के साथ। और ये कंट्रीज कभी भी अपने रिजर्व्स में पड़े इन डॉलर्स को अमेरिका को दे के फिक्स किए हुए रेट के ऊपर उससे गोल्ड ले सकती थी। अब 1970s के दौरान फ्रांस और इसके जैसी कुछ और कंट्रीज जो इन 25-26 सालों में खुद को डेवलप कर चुकी थी, इनके डॉलर्स के रिजर्व्स वक्त के साथ साथ बढ़ रहे थे इन कंट्रीज में होने वाले बिजनेस और प्रोडक्शन की वजह से। अब ये कुछ कंट्रीज अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी, इस टेन्योर में ये उस लेवल तक पहुंच चुकी थी। सबसे पहले फ्रांस ने आवाज उठाई कि हम अब अपने रिजर्व्स को डॉलर्स की सूरत में अपने पास नहीं रख सकते, हम अब अपने रिजर्व्स को गोल्ड की सूरत में पहले की तरह अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि अब इतना बिजनेस हमने कर लिया है और इतने डॉलर्स हमने इकट्ठे कर लिए हैं कि ये डॉलर्स हम अमेरिका को दे के जितना गोल्ड हमें आएगा ना, उससे हम अपनी करेंसी को बैक कर सकते हैं। हमें इस चीज का आइडिया है। अब गोल्ड का रेट एग्रीमेंट के मुताबिक $35 पर आउंस आप जानते हैं फिक्स था, और अब फ्रांस की तरह बाकी कुछ कंट्रीज ने भी इसी रेट के ऊपर अपने जो डॉलर्स पड़े थे वो अमेरिका को दे के उससे गोल्ड लेना शुरू कर दिया। जब ज्यादा कंट्रीज ने खुद को डेवलप होता हुआ देख के ऐसा करना शुरू किया तो अमेरिका में जो गोल्ड के रिजर्व्स थे वो नीचे आना शुरू हो गए, और साथ ही साथ वहां पे महंगाई भी बढ़ने लगी, इन्फ्लेशन ऊपर जाना शुरू हो गया। अब रिजर्व्स नीचे आने की वजह तो समझ आती है, लेकिन महंगाई क्यों बढ़ना शुरू हो गई थी अमेरिका में, तो ये समझना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। इसको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने पिछली वीडियोस में ये समझ लिया हुआ कि हर मुल्क की गवर्नमेंट का अपना एक हुकूमती बैंक होता है जिसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं उस मुल्क का। इस बैंक का काम होता है गवर्नमेंट के रिजर्व में पड़े गोल्ड के मुताबिक करेंसी नोट्स छापना। अब फर्ज कर लेते हैं कि एक कंट्री के रिजर्व्स में 100 गोल्ड की ईंटें पड़ी हैं और सेंट्रल बैंक 100 करेंसी नोट्स भी छाप देता है। इस एग्जाम्पल पे आपने गौर करना है, ये बड़ी सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर चीज समझ आ जाएगी आपको। अब 100 नोट हैं और 100 ही ईंटें हैं, तो एक नोट की क्या कीमत हुई? एक सोने की ईंट। अब इस एग्जाम्पल को मजीद आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस कंट्री में, इस मुल्क में लोग भी टोटल 100 ही रहते हैं, और सेंट्रल बैंक ने इन 100 करेंसी नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उन 100 लोगों में। मतलब हर एक बंदे के पास एक नोट, और एक नोट एक सोने की ईंट के बराबर है। इनमें से कोई शख्स जब भी चाहे अपना नोट लेके सेंट्रल बैंक जा सकता है और अपने नोट को ईंट में बदल सकता है। और अगर 100 के 100 लोग भी चले जाएं सेंट्रल बैंक के पास, तो उसके पास 100 ईंटें पड़ी हैं उन सबको देने के लिए।
अब यहां तक तो सब ठीक है ना, 100 लोग, 100 ईंटें, 100 नोट। लेकिन फर्ज कर लो कि सेंट्रल बैंक अभी 100 नोट और छाप देता है और लोगों में इसी तरह इक्वली उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो क्या होगा? अब जरा समझना। पहले हर शख्स ये जानता था कि मेरा एक नोट एक सोने की ईंट के बराबर है। अब जब 2 नोट आ जाएंगे उसके पास, तो वो क्या समझेगा कि मैं 2 ईंटों का मालिक बन चुका हूं, अमीर हो गया हूं मैं पहले से, 2 नोट है मेरे पास। अब फर्ज करते हैं किसी दिन वो अपने दोनों नोट लेके ना सेंट्रल बैंक चला जाता है अपनी दोनों ईंटें लेने के लिए। अब सेंट्रल बैंक तो जानता है कि ईंटें 100 ही हैं, नोट हमने 200 छाप दिए हैं। तो सेंट्रल बैंक उस बंदे को कहता है कि भाई साहब, एक ही ईंट मिलनी है आपको इन 2 नोटों के बदले। अब वो बंदा परेशान हो जाता है कि भाई क्या मसला है, अल्लाह अल्लाह करके अमीर हो ही गया हूं, तो अब आपने अपना रेट बदल दिया। अब बैंक उसको बड़े प्यार से समझाता है कि यार देखो, मैंने पहले 100 नोट छापे थे और उसको आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन अब मैं 100 नोट और छाप चुका हूं और वो भी आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं। मार्केट में टोटल 200 नोट्स हैं, लेकिन ईंटें मेरे पास 100 ही हैं। अगर कभी सारे लोग अपने ये 200 नोट्स लेके मेरे पास आ गए इस उम्मीद में कि उनको 2-2 ईंटें मिलेंगी, तो मैंने कहां से देनी है? अब इसीलिए उनमें ईंटें पूरी करने के लिए मुझे एक नोट के बदले आधी ईंट देना पड़ेगी और 2 नोटों के बदले एक ईंट, यानी कि तुम्हारे नोट की वैल्यू कम हो गई। पहले एक नोट से एक ईंट खरीद सकते थे, लेकिन अब 2 नोटों से तुम्हें एक ईंट खरीदनी होगी। तो इस खुशफहमी से जरा आपकी मेहरबानियां बाहर आ जाएं कि आप अमीर हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास बस नोट डबल हुए हैं, उनकी वैल्यू वही है, उल्टा गिर गई है हर नोट की वैल्यू। अब ये बंदा जो बैंक के पास अपने नोट लेके गया था ईंटें लेने के लिए, ये मेरी तरह का था। इसने बड़ी बुरी सी शक्ल बना के बैंक से पूछा कि यार ये सब क्या था, तुमने ऐसे ही करना था तो 100 नोट और छापे क्यों, कागज जाया किया बस, और नोट की वैल्यू भी कम कर दी। पीछे सारे ये समझ रहे हैं कि वो अमीर हो चुके हैं और वो 2-2 ईंटें लेंगे बैंक से। उन बेचारों को क्या पता कि तुमने किया क्या है उनके साथ। और जब पता चलना है उन्हें, तो याद रखना उन्होंने गालियां भी निकालनी है ठीक ठाक। क्या जरूरत थी ये हरकत करने की, फायदा मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें क्या हुआ ये 100 नोट और छाप के। अब बैंक आगे से बड़ा कमाल का जवाब देता है उसे। वो कहता है यार देखो, ये मैं जानता हूं कि मैंने 100 नोट और छाप दिए हैं और मार्केट में बांट दिए हैं। आम लोग नहीं जानते ये बात। तुम्हारी तरह अभी भी वो यही सोच रहे हैं कि उनके पास पैसा डबल हो गया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं कि सिर्फ कागज डबल हुआ है, पीछे गोल्ड उतना ही है। लेकिन लोग अभी भी इस एक कागज को एक ईंट के बराबर ही मानते हैं। और अब उनके पास नोट भी 2-2 हैं, मतलब एक्स्ट्रा पैसा है उनके पास उनके मुताबिक। तो अब वो इस एक्स्ट्रा पैसे को एक दूसरे के साथ ट्रेड करके चीजें खरीदेंगे और बेचेंगे। कोई शख्स इस एक्स्ट्रा पैसे से कोई नई चीज लेगा, कोई नया कारोबार स्टार्ट करेगा। अब इसी तरह जब सभी लोग इस एक्स्ट्रा पैसे का सही इस्तेमाल करके कारोबार करेंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारे मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ेगी। और जब नई बनाई हुई उन चीजों को बाहर के मुल्क के साथ एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट्स के बदले हमारे मुल्क में सोना आएगा। और जब सोना आएगा तो हमारे मुल्क का गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा और बढ़ता बढ़ता कुछ सालों में डबल भी हो जाएगा। यानी कि अभी 100 ईंटें हैं ना, तो कुछ सालों बाद हमारी प्लानिंग इसी तरह रही, आपके पास ये जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं ना, इससे किए हुए बिजनेस से ये ईंटें 200 भी हो सकती हैं। और फिर तुम्हारे हाथ में इस टाइम ये जो 2 नोट है ना, इनकी वैल्यू वापस एक एक ईंट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि अब रिजर्व्स में ईंटें पड़ी हैं हमारे पास। यानी कि अवाम को पता भी नहीं चलेगा कि बैंक ने एक्स्ट्रा नोट छापे हैं, और वो इसी खुशफहमी में रहेंगे कि उनके पास पैसा ज्यादा हो गया। इस ज्यादा पैसे से वो आपस में ट्रेड करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, कारोबार करेंगे और इवेंचुअली मुल्क को उसका फायदा होगा और एक्सपोर्ट्स करने के बाद सोना आएगा हमारे मुल्क में। रिजर्व्स हमारे बराबर हो जाएंगे उस करेंसी के जितनी करेंसी हमने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। अब ये सब सुनने के बाद ये बंदा अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि इतनी लंबी प्लानिंग करके चलते हो यार आप लोग। चलो एक बात बताओ, एक्स्ट्रा नोट छाप दिए और लोगों में बांट भी दिए जैसा भी आपने किया, ये सोचते हुए कि लोग इस एक्स्ट्रा पैसे से आपस में बिजनेस करेंगे, प्रोडक्शन होगी और वही प्रोडक्शन कल को हमारे रिजर्व्स को भी इनके बराबर कर देगी। यहां तक ओके है। लेकिन अगर तुम्हारे दिए हुए एक्स्ट्रा पैसे से लोग ऐसा कुछ ना कर सके, ना ठीक से इस्तेमाल कर सके उस पैसे को, और ना ठीक से कोई बिजनेस कर सके आपस में, तो क्या होगा? तो बैंक आगे से बड़ा फ्रैंकली जवाब देता है
कि फिर वही होगा जो इस टाइम तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम समझ रहे हो कि 2 नोट हैं, 2 ईंटें मिलेंगी, लेकिन मैं तो जानता हूं ना कि टोटल ईंटें 100 ही है मेरे पास, तो मैं किसी भी सूरत तुम्हें एक नोट के बदले एक ईंट नहीं दे पाऊंगा। मतलब तुम्हारे नोट की वैल्यू डाउन। दोस्तों, इसी तरीके से किसी मुल्क में उसकी करेंसी की वैल्यू नीचे आती है, जिसको हम आज के दौर में इन्फ्लेशन हो जाना बोलते हैं, पैसे की वैल्यू का नीचे गिर जाना। इस मिसाल से हमने ये सीखा है कि कोई भी सेंट्रल बैंक अपनी मर्जी से जितने चाहे वो नोट नहीं छाप सकता। ऐसा करना वक्ती तौर पे तो फायदा दे सकता है, क्योंकि अवाम में ज्यादा नोट सर्कुलेट कर रहे होंगे, लोग समझेंगे कि पैसा ज्यादा है उनके पास। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक का ये मकसद नाकाम हो जाए तो उस मुल्क में 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन आता है। और पहले एक खास अमाउंट में आप अगर 10 चीजें लेते थे तो उसी खास अमाउंट में अब आपको 5 चीजें मिलेंगी। ऐसे ही होता है ना महंगाई होने के बाद। अब ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल और बड़ा आसान सा एग्जाम्पल था, जिसमें हमने 100 नोट, 100 ईंटें और 100 ही लोगों में उन नोटों को डिस्ट्रीब्यूट करके ये सीखा कि अगर लोगों में नोट ज्यादा चले जाएं और उसके पीछे रिजर्व्स कम हो तो उसका क्या इफेक्ट आता है उस मुल्क की इकोनॉमी पे। लेकिन रियल लाइफ में सब कुछ इतना सिंपल नहीं होता। जब भी कोई हुकूमत एक्स्ट्रा पैसे छापती है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको इक्वली सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ये एक्स्ट्रा पैसा वो हुकूमत बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन की सूरत में देती है, ताकि वो इससे कोई बिजनेस करे और लॉन्ग रन में अपने मुल्क को कोई फायदा पहुंचाए। लेकिन अगर वो बिजनेसमैन किसी वजह से उस मकसद में नाकाम हो जाएं, तो कुछ अरसे के बाद फिर उस मुल्क में नोट्स ज्यादा सर्कुलेट कर रहे होने की वजह से महंगाई बढ़ती है, चीजें कम होती हैं मार्केट में और नोट्स ज्यादा होते हैं लोगों के पास, जिसकी वजह से हर चीज की प्राइस नोटों के हिसाब से ज्यादा हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी शख्स अपनी चीजों की प्राइस पहले से बढ़ाकर अपना जो प्रॉफिट था वो सिक्योर कर लेता है। लेकिन इस महंगाई से बुरी तरह अगर कोई मुतासिर होता है तो वो है एक सैलरीड पर्सन, क्योंकि उसकी सैलरी अगर पहले मान लो 10,000 रुपए थी तो वो अभी भी 10,000 ही है। और पहले वो अगर 10,000 में मिसाल के तौर पे 10 चीजें खरीद सकता था, तो अब उसी 10,000 में वो 5-6 चीजों से ज्यादा नहीं खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ज्यादा हुई है चीजों की, उस बेचारे की सैलरी ज्यादा नहीं हुई। तो इसीलिए सैलरीड पर्सन, जॉब वाला पर्सन हमेशा पिटता है। लास्ट पार्ट में हमने जो वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी सुनी थी, उसमें भी तो यही सब हुआ था। जंग की हालत में वहां की हुकूमतों ने ज्यादा से ज्यादा नोट छापना शुरू कर दिए अपने फौजियों को सैलरी देने के लिए। असली खजाना, असली रिजर्व्स तो जंगी सामान खरीदने के चक्कर में खर्च हो चुका था, लेकिन फौजियों को सैलरी उतनी ही मिलती रही जितनी पहले मिलती थी। नोट ही है ना, छापते जाओ, वो बेवकूफ है, लेते जाएंगे। इवेंचुअली मार्केट में नोट ज्यादा और चीजें कम होने की वजह से जर्मनी में इस कदर महंगाई हो गई जंग के दौरान एक वक्त पर कि एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए ना लोगों को अपने नोट शॉपिंग बैग्स में भर भर के ले जाने पड़ते थे, वो दुकानदार को ब्रेड की पेमेंट करने के लिए। ये औकात रह गई थी वहां के नोटों की। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है दुनिया के किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए। तो इसीलिए जंग के दौरान इन सब वजहों से अमेरिकन डॉलर को अपनी रिजर्व करेंसी बना लेने के अलावा कोई चारा रहा ही नहीं था इन मुल्कों के पास। तो अब इस सब की समरी हम ये कह सकते हैं कि जब किसी मुल्क में नोटों की सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है और रिजर्व्स उसके इतने ज्यादा नहीं होते, और उल्टा अगर कम हो रहे हो, तो उस मुल्क में महंगाई आती है। और अब वापस आते हैं हम अमेरिका, जहां पे 1970s में ऐसा होना शुरू हो गया था। बाकी मुल्क डॉलर्स को अमेरिका में वापस ला रहे थे और उसके बदले अमेरिकन रिजर्व्स में से $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड के हिसाब से सोना लेके अपने मुल्क वापस जा रहे थे। अमेरिका के रिजर्व्स भी नीचे गिर रहे थे और मार्केट में डॉलर्स भी ज्यादा आ रहे थे। तो इस इंटेंस सिचुएशन में रिचर्ड निक्सन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे 1969 से 1974 तक, उन्होंने इन सभी मुल्कों के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए और डॉलर को गोल्ड के स्टैंडर्ड से हटा दिया। साफ साफ इनकार कर दिया कि अब हम कोई गोल्ड नहीं देंगे बाकी मुल्कों को डॉलर्स के बदले में।
क्योंकि ये चीज तो हमारी मार्केट का बेड़ा गर्क करती जा रही है। एकदम से सब आगे और डॉलर्स लेके और गोल्ड हमसे लेके जाते जा रहे हो। अब रिचर्ड निक्सन की ये हरकत पहले तो बाकी मुल्कों को इंतहाई बुरी लगी, डेफिनेटली ठीक ठाक गुस्सा भी आना था, लेकिन यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पैदा हो रहे थे उनके जहन में। पहला ये कि अब अगर आपने पीठ दिखाई दी है तो जरा ये भी बता दें कि अब आपसे गोल्ड लेना हो तो क्या रेट होगा उसका भाई साहब। महंगा करना होगा आपने अपने गोल्ड को, $35 से ऊपर ले जाना होगा, शायद इसीलिए आपने ये घटिया हरकत की है। तो बता दें कि कितने डॉलर्स देने पड़ेंगे हमें आपके रिजर्व में पड़े गोल्ड के 1 आउंस के लिए, $35 या $135। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 पे अमेरिका ने जवाब दिया कि हम नहीं अब बताएंगे कि गोल्ड का रेट क्या है। गोल्ड का रेट अब मार्केट खुद डिसाइड किया करेगी कि क्या होना चाहिए। और हम जानते हैं कि मार्केट तो किसी भी चीज का रेट उसकी सप्लाई और डिमांड के मुताबिक तय करती है। जितनी ज्यादा डिमांड होगी किसी चीज की दुनिया में, उसकी प्राइस उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। हमारा गोल्ड डिमांड कम होने की वजह से 35 की जगह $15 पर भी आ सकता है, और अगर डिमांड ज्यादा हो जाती है तो 135 क्या हो सकता है $500 को भी टच कर जाए वो पर आउंस ऑफ गोल्ड का रेट। अब ये सुनने के बाद उन कंट्रीज ने दूसरा क्वेश्चन ये किया कि आप हमें ये बता रहे हैं कि आपके डॉलर के पीछे अब गोल्ड नहीं रहा, तो अब डॉलर के पीछे कौन सी ऐसी चीज है जो उसको बैक कर रही है, क्या वैल्यू है अब आपके डॉलर की। इस पर अमेरिका ने जवाब दिया कि अब हमारे डॉलर के पीछे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की एक गारंटी है इस डॉलर के पीछे कि हम इसकी वैल्यू कभी भी नीचे नहीं आने देंगे। हम इसको कभी इतना ज्यादा नहीं छापेंगे कि इसकी वैल्यू नीचे आ जाए, और ना ही कभी इसको इतना ज्यादा रोक के रख लेंगे अपने पास कि इसकी प्राइस मार्केट में ऊपर चली जाए। दोनों सूरतों में हमारी इकोनॉमी को ही नुकसान है। और जैसा कि आप जानते हैं हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है और हमारी करेंसी दुनिया की नंबर 1 करेंसी है, तो हम कैसे इसकी वैल्यू को खराब होने दे सकते हैं। तो आप बेफिक्र होकर जो डॉलर्स आपके पास पड़े हैं ना, उनको अपने पास संभाल के रख सकते हैं। अगर हम ज्यादा डॉलर्स छाप कर ये कोशिश करते हैं कि जो डॉलर्स आपके पास पड़े हुए हैं इसी बहाने उनकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो ऐसी हरकत करके सबसे पहले तो हम अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करेंगे ना, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी तो डॉलर्स पे ही चल रही है। और जहां तक रही ये बात कि डॉलर का अब बाकी करेंसीज की निस्बत रेट क्या रहेगा, तो ये चीज भी अब मार्केट ही डिसाइड करेगी। जिस मुल्क में डॉलर्स कम होंगे वहां डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी, और जिस मुल्क में ज्यादा डॉलर्स आ रहे होंगे वहां की करेंसी के हिसाब से डॉलर की प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगी वहां पे। और ज्यादा डॉलर्स आप जानते हैं किसी मुल्क में तब भी आते हैं जब वो ज्यादा प्रोडक्शन करता है मुल्क और उसको बाहर एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों ये फैसला अमेरिका के लिए एक विन विन सिचुएशन था। इसके बाद भी अगर बाकी मुल्क स्टिल अपने उन डॉलर्स को गोल्ड में कन्वर्ट करते रहते, तो अब गोल्ड का रेट आप जानते हैं $35 पे फिक्स नहीं रहा था। डिमांड ज्यादा हो जाने की वजह से गोल्ड आसमान को टच कर सकता था, और हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व उस टाइम अमेरिका के पास ही था गोल्ड का, तो इसमें अमेरिका का ही फायदा होना था। मुल्कों ने डॉलर्स लेके आने थे, गोल्ड मांगना था, डिमांड ज्यादा होनी थी, गोल्ड ने ऊपर जाना था, अमेरिका के पड़े हुए रिजर्व की वैल्यू ही आसमान तक पहुंची होनी थी। डॉलर्स तो ज्यादा आते रहते मार्केट में, लेकिन रिजर्व्स उसके हिसाब से बहुत थोड़े कम होने थे, तो हर चीज ने लेवल हो जाना था और महंगाई भी नहीं होनी थी। अब इस चीज को समझने के बाद बाकी मुल्कों ने अपने डॉलर्स को गोल्ड में चेंज करना बंद कर दिया और उनको संभाल कर अपने पास रख लिया, सिर्फ एक ट्रस्ट की बेस पर कि वाकई अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, कैसे अपनी करेंसी की वैल्यू नीचे गिरने दे सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस और प्रोडक्शन वहीं पर तो होता है। और मजे की बात तो ये कि ये ट्रस्ट आज तक कायम है सभी मुल्कों का अमेरिकन डॉलर पर। तकरीबन सभी मुल्कों ने अभी भी अपने रिजर्व्स में सबसे ज्यादा डॉलर को ही रखा हुआ है। कुछ कंट्रीज को तो इतना भरोसा अपनी करेंसी पे नहीं होता जितना अमेरिका की करेंसी डॉलर पर होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि कल को हमारी करेंसी अगर किसी वजह से डी वैल्यू हो भी जाती है तो हमारे पास पड़े ये डॉलर के रिजर्व्स तब काम आएंगे दोबारा से स्टैंड अप करने के लिए। और दोस्तों इसके बाद फिर 1974 अमेरिका में से प्रॉपरली बैन हटा दिया गया गोल्ड को अपने पास रखने से, और आज कोई भी शख्स आप जानते हैं जितना मर्जी गोल्ड चाहे अपने पास रख सकता है, क्योंकि गोल्ड का रेट अब डॉलर के साथ फिक्स नहीं रहा, जितनी डिमांड उतना ज्यादा रेट। और 1974 से आज 2024 तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गोल्ड का रेट $35 पर आउंस से बढ़ के
$2100 पर आउंस से भी ऊपर का हाई लगा चुका है अभी तक। अब आज दुनिया में हर मुल्क की अपनी अपनी जितनी भी पेपर करेंसी है उनको हम फियाट करेंसीज बोलते हैं। फियाट का मतलब होता है एक वादा, एक प्रॉमिस, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या इन करेंसीज के हिसाब से उस मुल्क की गवर्नमेंट के पास सोना चांदी पड़ा होता है उनके रिजर्व्स में? तो इसका जवाब है नहीं। उसके पीछे कोई भी वैल्यूएबल चीज किसी भी तिजोरी में नहीं पड़ी होती। सेंट्रल बैंक हमें क्या अदा करेगा इस 1000 के नोट के बदले? तो वो शायद हमें आगे से इस तरह का कुछ करके दिखाएगा और कहेगा कि भाई साहब ये फियाट करेंसी है और आजकल सभी मुल्कों की करेंसी फियाट करेंसी ही होती है। इस करेंसी को कोई चीज बैक नहीं करती और ना ही हमारे पास कोई सोना पड़ा है ना चांदी पड़ी है। इस नोट के बदले हमारे पास सिर्फ एक गारंटी पड़ी है तुम्हारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से कि यार हमारा ये अपना हुकूमत का नोट है, हम इसकी प्रिंटिंग बड़े हिसाब किताब से करेंगे कि कहीं इसकी वैल्यू खराब ना हो जाए। हाँ, अगर फिर भी तुम जिद करते हो और कुछ मांगते हो हमसे इस नोट के बदले, तो हम तुम्हारे साथ वादा करते हैं कि तुम इस नोट को लेकर बाहर मार्केट में जाओ और इस नोट पर लिखी वैल्यू के हिसाब से कोई भी चीज खरीद लो मार्केट से। कोई भी शख्स तुमसे इस नोट को लेने से इनकार नहीं करेगा हमारी इस हुकूमत की बाउंड्रीज के अंदर अंदर। और अगर चाहो तो इस नोट के बदले डॉलर्स ले लो किसी मनी एक्सचेंजर से, उस रेट पे जो रेट आज चल रहा है तुम्हारे मुल्क में डॉलर्स का। तो दोस्तों, आज इसी वादे पर, इसी प्रॉमिस पर दुनिया की सभी हुकूमतों का मॉनेटरी सिस्टम काम कर रहा है। कंट्रीज इसी तरह अपनी करेंसी छापने के साथ साथ बाकी मुल्कों की करेंसीज भी अपने पास संभाल के रखती हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ पे कोई डिजास्टर आ जाता है और हमारी करेंसी डाउन चली जाती है तो एटलीस्ट किसी दूसरे मुल्क की करेंसी भी हमारे पास रिजर्व में पड़ी हो, क्योंकि डिजास्टर वहां पे नहीं आया, उसकी वैल्यू स्टेबल ही है। और आज भी ज्यादातर मुल्कों ने अपनी रिजर्व करेंसीज में ज्यादातर डॉलर को ही संभाला हुआ है, क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि वो दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। आगे का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऐसा ही है। अब मुझसे कुछ फॉरेक्स के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी करते थे कि हमारी गवर्नमेंट इतना नोट क्यों नहीं छाप लेती कि हमारे कर्जे उतर जाएं। आई एम 100% श्योर कि उनको इन वीडियोस में इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते यार। आओ थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेते हैं। पहली चीज तो ये कि हमने कर्ज डॉलर्स में लिया है और हमारी गवर्नमेंट डॉलर्स नहीं छाप सकती, सिर्फ रुपए छाप सकती है। और दूसरी चीज ये कि हम अपनी ढेर सारी करेंसी छाप कर भी उसको डॉलर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी और डॉलर की प्राइस आसमान को टच करना शुरू हो जाएगी और फिर और भी ज्यादा करेंसी छापना पड़ जाएगी हमें, और इवेंचुअली फिर उन ज्यादा छपे हुए नोटों ने हमारी ही मार्केट में मूव करना है ना। और जब इतने ज्यादा नोट मूव करेंगे हमारी मार्केट में, जितना बिजनेस नहीं हो रहा या जितनी प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो कहीं कभी ऐसा ना हो जाए हमारे साथ भी कि हमें भी खुदा ना खास्ता एक ब्रेड लेने के लिए शॉपिंग बैग्स में नोट भर भर के ले जाने पड़े। उस स्टेज पर एक इकोनॉमी टोटली तबाह हो चुकी होती है, तो हम ऐसा स्टेप नहीं ले सकते। अब आ जाता है एक आखिरी सवाल कि इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। तो मेरे भाइयों, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम अपने मुल्क की जीडीपी बढ़ाएं और एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। जीडीपी हम जानते हैं एब्रीविएशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, कि एक साल में उस मुल्क ने कितने प्रोडक्ट्स पैदा किए हैं अपने अंदर। ज्यादा चीजें बनेंगी तो जीडीपी ऊपर जाएगा, और ज्यादा चीजें जब बनेंगी तो हम उन चीजों को खुद तो नहीं ना यूज करेंगे, ज्यादा बन रही हैं तो बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि आज भी 80% इंटरनेशनल बिजनेस डॉलर्स में ही होता है, तो इन एक्सपोर्ट्स के बदले डॉलर्स आएंगे हमारे मुल्क में, और जब डॉलर ज्यादा आएंगे तो मुल्क में डॉलर की प्राइस भी नीचे आएगी। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप सब जानते हो कि जब डॉलर की प्राइस नीचे आती है तो उसके साथ साथ हर चीज की प्राइस नीचे आना शुरू हो जाती है। वहां की करेंसी स्ट्रांग हो जाती है और वहां पर महंगाई